बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Okay, we are starting again. Probably 2 लेक्चर और रह गए हमारे, then we will done with the course. And हम 5वें चैप्टर पे हैं अभी करंटली. थोड़ा सा रीकैप करता हूँ and we move forward. अच्छा, लास्ट टाइम जो चीज़ हम कर रहे थे इट वाज हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन दो चीज़ों को देखा था. एंड वी वर trying to have a sensor or a device which can measure the stress or the strain that is happening on the body या the sensor itself. उसके प्रिंसिपल्स हमने देख लिए थे. हमने रेजिस्टिव डिवाइस, मेटालिक रेजिस्टिव डिवाइसेस को देखा था. वी नो द प्रिंसिपल दैट इज़ के इफ़ वी पुल और पुश ऑन सम मेटालिक ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स, और वो इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स को हम फिर मेजर कर लेते हैं और उस मेजरमेंट को हम इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं टू द स्ट्रेस दैट इज़ बीन अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द रिजल्टेंट स्ट्रेन दैट इज़ हैपनिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. मैं स्टार्ट करने लगा हूँ. दिस इज़ आवर पेज 1. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 5.3.3 दैट इज़ metal strain gauges. मेटल बेस्ड स्ट्रेन गेज हम बनाने जा रहे हैं. और जो चीज़ हम पीछे जो फिनोमेना हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इफ़ यू पुश और पुल ऑन अ मेटालिक ऑब्जेक्ट, इफ़ यू अप्लाई फोर्स इन सर्टन डायरेक्शंस, तो उसके रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं. उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर हम ये जो गेज है उसे बनाने के लिए जा रहे हैं. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट factor which we call gauge factor. Gauge factor is what we want to know कि कितना फोर्स अप्लाई करने से या कितना स्ट्रेन होने से इसके अंदर कितना चेंज आएगा. What actually it means is gauge factor is a factor which tells you कि ये जो मेटल स्ट्रेन गेज है ये कितनी सेंसिटिव है. Let me put it this way. GF gauge factor is equals to delta R over R divided by strain. Delta R over R क्या चीज़ है? The change in resistance per original resistance that it will give you fractional change in resistance. Over strain, strain क्या है? Delta L over L, जो लेंथ के अंदर fractional change आया वो. It is a ratiometric quantity विच टेल्स यू कि ये चीज़ कितनी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द स्ट्रेन. अगर मेरे पास डेल्टा आर बाई आर का फिगर बड़ा है, ठीक है, थोड़ी सी लेंथ चेंज होने पर डेल्टा आर बाई आर का फिगर बड़ा है, इट मीन्स इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड दिस इज़ व्हाट इज़ डिज़ायरेबल. ठीक है, यू विल नॉर्मली हैव दिस फैक्टर अराउंड 2. नॉर्मली मेटालिक स्ट्रेन गेजेस जो हैं वो 2 के गेज फैक्टर के साथ आते हैं. ठीक है, but there are certain carbon and other composites based strain gauges जिनका GF is around 10. It can be as high as 10. The higher the GF is, the better it is. मतलब let's say 10. मैंने थोड़ी सी लेंथ चेंज की, बहुत ज़्यादा चेंज इन रेजिस्टेंस आई, इट इज़ ईजी टू मेजर. सो इफ़ द थिंग इज़ वेरी ईजी टू मेजर, ज़्यादा चेंज आ रहा है, इट इज़ मोर प्रिसाइज. ठीक है, with a very slight change in length I have a large change in delta R by R. It is desirable so that मैं इसको आराम से मेजर कर सकता हूँ. So this is the important factor, gauge factor. Delta I bar R over strain that is 2 or 10. अच्छा, अब चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ. इसकी कंस्ट्रक्शन क्या, उसकी कंस्ट्रक्शन से पहले लेट मी पुट इन प्रिंसिपल जिसकी बेसिस के ऊपर हम सारे के सारे काम कर रहे हैं. दिस इज़ अ पीस ऑफ मेटल. मैं इसको पुल या इसको पुश करता हूँ एंड रिजल्टिंग स्ट्रेन विल रिजल्ट इन डेल्टा आर बाय आर चेंज. सो मैं कुछ इस तरह करता हूँ कि आई एम गोना टेक अ पीस ऑफ बोर्ड पेपर नहीं, जस्ट कोई चीज़ है जिसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ. ठीक है जी.
ज़ाहिर है मुझे लेंथ चाहिए। अब मैं ऐसा तो नहीं है कि इतनी ज़्यादा मतलब वायर कहाँ से लाऊं इस जिसको करना है। तो व्हाट वी डू इज़ ये जो मैं लाइनें इसके ऊपर बना रहा हूँ ये मेटल है, ठीक है। ये मेरे जिगजैग करने से क्या हुआ, आई एम इंक्रीजिंग द लेंथ, द मोर द लेंथ आई हैव उतना ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है। टू इंक्रीज द लेंथ दिस इज़ व्हाट यू डू। अच्छा, ये जो जिस चीज़ के ऊपर मैंने बनाया है दिस इट्स कॉल्ड बैकिंग, बैक मटेरियल, ठीक है, इट्स इंसुलेटर। ये मेरे दो अदर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर मेरी जो है वो स्ट्रेन गेज काम करेगी। नाउ आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक एक्सेस मेरे पास ये, ठीक है जी, और एक एक्सेस मेरे पास ये। इसमें से एक एक्सेस जो है वो सेंसिटिव एक्सेस है, यानी उसके ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं उसके ऊपर स्ट्रेन आए तो वो मैयर हो जाएगा। दूसरा एक्सेस के ऊपर मैयर नहीं होगा। कौन सा? वाई के अंदर अगर देखा जाए तो द ओनली लेंथ आई हैव इज दिस 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 दिस, ये इस सारी वायर को इकट्ठा कर लूँ तो इस वाली साइड को ये हो जाएगी, दूसरी वाली को कर लूँ ये हो जाएगी। इन टोटल आई एम लुकिंग एट दिस लेंथ एज़ कम्पेयर टू ये वाली लेंथ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एज़ कम्पेयर टू ये वाली लेंथ। सो इस तरह फोर्स अप्लाई करता हूँ इन दिस डायरेक्शन एंड दिस, ठीक है, विच इज़ एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव हो या नेगेटिव डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो मेरे पास एक अच्छी लेंथ अवेलेबल है जिसके ऊपर चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं वाई डायरेक्शन में अंदर फोर्स पुश या पुल करता हूँ तो मेरे पास जो रिज़ल्ट है, जो लेंथ है वो बहुत छोटी है। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ आई हैव टू एक्सेसेस, एक सेंसिटिव है और एक इनसेंसिटिव और नॉन रिस्पॉन्सिव एक्सेस। सेंसिटिव एक्सेस मेरे पास ये है क्योंकि मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा बहुत आसानी से आ जाएगा मेरे पास। और नॉन रिस्पॉन्सिव एक्सेस या इनसेंसिटिव एक्सेस मेरे पास ये वाला एक्सेस है, ठीक है जी। इसके अंदर यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, which one is the active axis and which one is the non-active axis, sensitive axis, non-responsive axis, responsive axis, ये सारे के सारे एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है जी। सो ये मैंने एक मेटालिक स्ट्रेन गेज बनाई है। अब इस मेटालिक स्ट्रेन गेज को आप यूज़ किस तरह करते हो, ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है जो स्ट्रेन एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जी मैंने सिग्नल कंडीशनर बनाना है इसका। एंड वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? ज़ाहिर है मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन मैयर करना है तो सेंसर के ऊपर मैयर नहीं करना, मतलब सेंसर को खींचना मकसूद नहीं है। जिस डिवाइस जिस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन आ रहा है वो ज़रूरी है, ठीक है। सो आई हैव ये एक बड़ा सा प्लैंक है जिसके ऊपर मैंने स्ट्रेन एक्चुअली मैयर करना है, ठीक है जी। ओके, और जो स्ट्रेस है मेरे पास वो मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक स्ट्रेन गेज मैंने ये लगा दी और एक स्ट्रेन गेज मैंने ये लगा दी। सवाल ये दिस इज ए एंड दिस इज डी कह दिया इसको मैंने। एक इसमें से एक्टिव है और एक इसमें से नॉन एक्टिव है, ठीक है। इसका सेंसिटिव एक्सेस अलाइन हुआ है, ए का सेंसिटिव एक्सेस इज अलाइंड विद द स्ट्रेस जो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। और डी का इनसेंसिटिव एक्सेस अलाइन हुआ है इस स्ट्रेस के साथ, ठीक है। स्ट्रेस तो ये आ रही है ना, इसका सेंसिटिव एक्सेस ये है, इसका सेंसिटिव एक्सेस ये है, तो ये तो काम करना ही नहीं लगा। दिस विल वर्क, ठीक है। ये दो मैंने लगाए क्यों हैं? अब पहले दिस वन इज एक्टिव एंड दिस वन इज डमी,
अब समझ आया ए और डी वैसे भी हो सकता है, लेकिन आई वांट टू कॉल इट एक्टिव एंड डमी। अब इसकी सिग्नल कंडीशनिंग, राइट, एंड मैंने ये हरकत की क्यों है? आर व्हीटस्टोन ब्रिज, वन टू ए डी एंड माई डिफरेंशियल आउटपुट। फ़ायदा नुकसान, जो इन्वायरमेंटल अफेक्ट्स ए के ऊपर आ रहे हैं वही इन्वायरमेंटल अफेक्ट्स डी के ऊपर आ रहे हैं। सो द चेंज इन टेम्परेचर और द चेंज इन द इन्वायरमेंटल अफेक्ट विल बी ऑन बोथ द स्ट्रेन गेजेस। हैंस एक मैंने डमी लगा दी, एक मैंने एक्टिव लगा दी, तो डमी की वजह से ब्रिज के अंदर किसी किस्म का अफेक्ट नहीं आएगा। जो इन्वायरमेंटल चेंजेस ए के अंदर आएंगे, चाहे स्ट्रेस हो या ना हो, वही इन्वायरमेंटल चेंजेस डी भी उठाएगा, ठीक है। और ब्रिज में मेरे पास दोनों अटैच हुए हैं, दोनों की दोनों लेग्स के अंदर इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, तो मेरे लिए इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इट्स अ सोल्यूशन फॉर द हैंडलिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल अफेक्ट्स। तो ये अब उसके अंदर अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग वर्क्स, ठीक है जी। स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की जो इक्वेशंस हैं दे आर वैलिड फॉर दिस वन, राइट। देयर इज अनदर ऑप्शन। वो अनदर ऑप्शन ये है, जस्ट टू हैव अ मोर एम्पलीफाइड आउटपुट। ये ब्लैक जो है ना, ये लोअर साइड पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये प्लैंक है ना, ये अभी ऊपर वाली साइड पे बनाए थे, अब ब्लैक पेन से जो बनाऊंगा प्लैंक के नीचे वाली साइड पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। प्लैंक के नीचे भी मैं दो अटैच कर देता हूँ। सो फ़ायदा क्या होगा मुझे, ये लें, फ़ायदा ये होगा कि आई विल से कि मेरे पास एक्टिव 1, एक्टिव 2, डमी 1, डमी 2। आई विल हैव अ डिफरेंशियल डबल आउटपुट, क्योंकि बीम इस तरह है ना, इसको मैंने पुश किया यहाँ से, ऊपर वाले ने पुल अफेक्ट लिया, नीचे वाले ने पुशिंग का अफेक्ट लिया, तो एक की रेजिस्टेंस बढ़ेगी और एक की रेजिस्टेंस कम होगी। एक लेग में रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, एक लेग में रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा, हेंस आई विल हैव डबल द आउटपुट, जो कि यहाँ से आ रही होगी, राइट। और दो डमी दोनों मैंने लेग्स के अंदर इंसर्ट किए हुए, सो दैट कि environmental effects on the upper side of the surface and lower side of the surface remains same, और मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो as far as the signal conditioning is concerned, ठीक है जी। so this was metallic strain gauges। अब आ जाते हैं, अब यहाँ से ना फिनोमेना काफ़ी इसी तरह सेम रहेगा। that is 5.3.4 and it is semiconductor based strain gauges, ठीक है जी। इट रिमेन्स सेम, एवरीथिंग इज सेम, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय GF नेगेटिव, गेज फैक्टर विल बी नेगेटिव। रीज़न, सेमीकंडक्टर, नेगेटिव स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस विद द चेंज इन प्रेशर, विद द चेंज इन स्ट्रेस और स्ट्रेन जो कि आप उसके ऊपर कर रहे हो। बनता किस तरीके से, इसकी भी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसको भी इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट उनके लिए यूज़ किया जाता है। अगेन बैकिंग के ऊपर आई हैव अ सेमीकंडक्टर SC, ठीक है। ये मेरे पास SC है, सेमीकंडक्टर है, और ये दो पिन्स मैंने बाहर निकाली हुई हैं इसमें से, ठीक है जी। अब इन दो पिन्स के दरमियान में आप फोर्स अप्लाई करते हो। अब इनको दोनों को या आप इधर को खींचें या इन दोनों को आप अंदर की तरफ पुश करें, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर जो अफेक्ट आएगा उसकी वजह से देयर विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है जी। सो द चेंज इन रेजिस्टेंस विद द अप्लाइड स्ट्रेन रिजल्ट्स इन द वैल्यू। अब इसको सिग्नल कंडीशन कैसे करना है, एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे आप पहले कर चुके हो, सिर्फ ये दो चीज़ें बना ली। दीज आर जस्ट द डिवाइसेस जो कि हमने अभी तक बनाई हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड में क्या, लेट्स मेक अ एग्जांपल। लोड सेल। लोड सेल क्या चीज़ होती है जी? लोड सेल इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ अ डिवाइस। एक बना हुआ सेंसर मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरह का। इसकी फ़िज़िकल कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली इसी तरह की होती है, और कहाँ पे यूज़ होता है ये भी बताता हूँ। किताब वाले ने थोड़ा सा और तरीके से बनाया है, मतलब बनाने की कोशिश की है। लेट मी शो यू।
ये ना मैंने जितने देखे हैं ना, बीच में ना नॉचेस कटी हुई होती हैं, ठीक है जी। और नॉचेस के अंदर नहीं, यहाँ पर बीच में इसके मटेरियल के अंदर ना, मतलब सेंसिटिव और इनसेंसिटिव दोनों एक्सेसेस के ऊपर जो है ना आपके पास गेजेस लगी हुई होती हैं, और इसी के अंदर गेज का ब्रिज भी बना हुआ होता है, ठीक है। तो यू विल हैव अ 4 वायर सिस्टम, 2 डिफरेंशियल आउटपुट आ रहे होंगे आपके पास, एक के ऊपर आप VCC भेजोगे, एक के ऊपर आप ग्राउंड भेजोगे, एंड यू विल हैव द आउटपुट। लोड सेल कहाँ पर यूज़ होता है? डिजिटल वेट मशीन्स के अंदर। डिजिटल वेट मशीन्स के अंदर यूज़ होता है, बनी हुई PCBs के ऊपर यूज़ होता है। एंड इफ़ यू वांट अ वेरी इजी एग्जांपल ऑन योर साइड, आपके सेल फ़ोन के अंदर जो है ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट हुई हुई है, जिसे आप हैंड सेंसर, ग्रिप सेंसर बोलते हो। इफ़ यू पुश योर सेल फोन, तो ये अंदर उसको पिक करता है कि हाँ किसी ने पकड़ा हुआ है। हल्का सा भी आप इसको दबाते हो तो जो अंदर स्ट्रेन गेज है वो इसको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। इट्स अ हैंड सेंसर कि सेल फोन जो है वो हाथ में। कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है जी। ओके, दैट्स प्रीटी मच इट ऑन दिस साइड। आगे आ जाते हैं सेक्शन 5.4, दैट इज़ मोशन सेंसर्स। मोशन सेंसर्स क्या चीज़ है? मोशन सेंसर्स वी आर इंटरेस्टेड इन पोजिशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है जी। हम इंटरेस्टेड हैं एक्स ऑफ टी, वी ऑफ टी, ए ऑफ टी, एनी गिवन टाइम, हम इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, राइट। अच्छा, basic physics and mathematics, we know v of t is equals to d x of t by d of t, and same way a of t is equals to dv of t by d of t, that is equals to d2x of t and d2 of t। और अगर रिवर्स आना है तो मेरे पास v of t is equals to v0 प्लस t0 से t1 और 0 से t a of t d of t, and on other hand x of t is equals to x0 plus 0 से t v of t d of t। ये काम मैंने किया क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ओप एम्प बेस मेरे पास इंटीग्रेटर्स और डिफरेंशिएटर्स मौजूद हैं। सो अगर मेरे पास इनमें से कोई एक भी क्वांटिटी है, डिस्टेंस है तो मैं वेलोसिटी पे जा सकता हूँ, वेलोसिटी है तो मैं एक्सेलरेशन पे जा सकता हूँ, एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी, वेलोसिटी से वापस डिस्टेंस पे आ सकता हूँ। गिवन मेरे पास ओप एम्प बेस्ड इंटीग्रेटर्स और डिफरेंशिएटर्स अवेलेबल है, सो ऑल आई नीड टू डू इज़ फिगर आउट वन थिंग, और फिर मैं यहाँ से इन्हें कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मतलब हम इसी पे जा रहे हैं, मैं यही चीज़ बनाने जा रहे हैं, हम एक्सेलरेशन मेजर करनी है, वी कैन मेक अ एक्सेलरोमीटर, ठीक है। लेट्स डिफाइन द टाइप्स ऑफ मोशंस फर्स्ट, ठीक है। हम किन चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन रेक्टिलिनियर, अच्छा जी, एंगुलर एंड वाइब्रेशन। ये 3 टाइप ऑफ मोशंस हमारे पास। रेक्टिलिनियर इज स्ट्रेट लाइन, एंगुलर इज रोटेशन अबाउट एक्सिस, वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मूवमेंट फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट, और इट कैन बी पीरियोडिक, इट कैन बी नॉन पीरियोडिक, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। एंड द type of and in fact not the type, the limit of g forces that we are dealing with, normally we don't experience anything more than few percent of a 1g, and in extreme cases you can go up to 10g, ठीक है जी। ये एक्सट्रीम केसेस हैं, डू नॉट पुट देम इनटू द नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, अब लेट्स स्टार्ट विद वाइब्रेशन, और इनफैक्ट ऐसे करते हैं कि एक्सेलरोमीटर प्रिंसिपल पे सीधा जंप करते हैं और वहाँ से जो है ना चीज़ों को ड्राइव करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक अ स्प्रिंग मास सिस्टम,
एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम लिया है मैंने, ठीक है। एक्चुअली मैं एक्सेलरोमीटर बनाने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है, एंड हुक्स लॉ। इन दो लॉज को मैं यूज़ करूँगा और मैं एक्सेलरोमीटर बनाने की कोशिश करूँगा। ये मेरे पास मीन पॉइंट है एक्स नॉट, ठीक है, और ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट रख लिया है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट का सेंटर मेरे एक्स नॉट के साथ मैच्ड है और ये मैंने स्प्रिंग ला के इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है जी। दिस इज़ रिलैक्स कंडीशन। एक्सटेंडेड कंडीशन के अंदर ये जो स्प्रिंग साहब हैं ये खींच के कहीं इधर तक आए हुए होंगे। रिलैक्स्ड, एक्सटेंडेड, एंड ऑन अदर हैंड आई हैव द कंप्रेस्ड फॉर्म, और उसके अंदर ये कहीं इधर, ठीक है जी। हुक्स लॉ कुछ इस तरह कहता है, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू डेल्टा ऑफ एक्स, ठीक है जी। दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट अच्छा जी। डेल्टा एक्स, सॉरी, डेल्टा एक्स इज द एक्सटेंशन और द मूवमेंट, फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड। इस फोर्स को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, के डेल्टा एक्स, ए इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स बाय एम। So to if I want to find out the acceleration, ठीक है, इस पूरी चीज़ को मैंने उठा के किसी एक्सेलरेटिंग बॉडी के ऊपर रखा हुआ है, तो द टाइप द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन दी मैस, अगर मैं वो पता लगा लूँ तो मुझे एक्सेलरेशन पता लग जाएगी। इस इक्वेशन को देखें, व्हाट वी नोटिस इज के इज़ कांस्टेंट, एम इज़ कांस्टेंट। अगर डेल्टा एक्स पता लग जाए तो ए पता लग जाएगा। डेल्टा एक्स पता लगाने का क्या तरीका है, इससे पहले हमने डेल्टा एक्स सेंसर देखें। मैं लीनियर डिफरेंशियल वोल्टेज ट्रांसफार्मर LDVT की एक जो मायरिंग आर्म है वो यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है जी। वो जो कोर के बीच में जो रॉड थी वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। सो द एक्सटेंशन, ये इसके अंदर मूवमेंट हुआ यहाँ पे, वो मूवमेंट इसने डिटेक्ट किया, मेरे पास वोल्टेज आई, वोल्टेज से मैंने एक्स फाइंड किया, एक्स को मैंने इक्वेशन में पुट इन किया एंड आई फिगर आउट दी एक्सेलरेशन दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग वर्क्स। अब यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हो, पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर भी अटैच कर सकते हैं। यू कैन हैव मैनी डिफरेंट ऑप्शंस विद दिस थिंग। अच्छा, एक और चीज़, इट्स नॉट दैट सिंपल जितना हमने इसको बना लिया। ऑसिलेशंस आर वेरी बिग प्रॉब्लम इन दिस। एक और चीज़ जिसका हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इट्स ज़ाहिर है इट्स अ स्प्रिंग मैथ सिस्टम। ओके, आई हैव मेस्ड अप विद द पेज नंबर्स, दिस इज़ पेज 4 इन फैक्ट। एक और प्रॉब्लम ये कि स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, फ्रीली ऑसिलेटिंग बॉडी है, इसकी कोई नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी होगी, तो अब हमारा जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो उसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी के करीब नहीं जा सकता, ठीक है। सो लेट्स फिगर आउट कि पहले तो इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी है क्या, ठीक है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड डैम्पनिंग ऑफ दिस स्प्रिंग मैथ सिस्टम इज़ गिवन बाय एफ ऑफ एन इज़ नॉर्मली गिवन बाय 1/2 बाय अंडर रूट के बाय एम। ये इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्योंकि इसके अंदर डैम्पनिंग इफेक्ट भी है और बाकी सारी की सारी चीज़ें भी हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो मतलब इसको अगर मैं उठा के छोड़ूँ, पहली चीज़ तो ये कि व्हाट डू आई मीन बाय नेचुरल फ्रिक्वेंसी। व्हाट आई मीन इज़ कि मैंने इसको खींचा यहाँ इस पोजीशन से और यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। नेचुरली व्हाट विल हैपन इज़ कि ये इधर को आया, फिर इधर को क्या, इट विल ओवरशूट, फिर वापस आएगा, ओवरशूट, फिर वापस आएगा। द ओनली थिंग जो कि इसको रोकेगी, इट विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन दिस एंड दी लोअर सरफेस। अगर ये फ्रिक्शन नहीं है तो ये कॉन्स्टेंटली ऑसिलेट करता रहेगा। सो अच्छा, अब दिस टू एंड फ्रो मूवमेंट, इसका जो एम्पलीट्यूड और जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है दे आर साइनोसॉइड इन नेचर, ठीक है। इसको मैं अगर इस तरह प्लॉट करूँ विदाउट फ्रिक्शन तो ये कुछ यूँ है, राइट। ये नीचे टाइम है और ये मेरे पास डेल्टा एक्स है, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी पता है कि देयर इज फ्रिक्शन इन्वॉल्व। तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व,
I will have a response that is something like this. ये मैंने कुछ ज़्यादा ही डैम्पनिंग इफेक्ट बना दिया इसमें, ठीक है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू सी कि ये आहिस्ता आहिस्ता डिके करेगा. सो इस डिके की चीज़ को मैं मेंशन करना चाहता हूँ. सो हाउ कैन आई write a mathematical equation for this decay? X of t at any given time is equals to peak amplitude, जो कि पीक गया था, बाकी साइनोसॉइड इन नेचर है, साइन 2 पाई एफ टी, राइट. ये तो सिर्फ ये वाली चीज़ हो गई. पीक एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई एफ टी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, राइट. लेकिन डिके का फैक्टर भी है. तो नाउ लेट मी पुट इन अ डिके फैक्टर. एक्स ऑफ टी एट एनी गिवन टाइम इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पीक एम्पलीट्यूड इंटू डिके. क्या चीज़ होती है? एक्सपोनेंशियल ई पावर नेगेटिव ए ऑफ टी इंटू साइन 2 पाई एफ ऑफ टी. ये जो ई पावर नेगेटिव ए ऑफ टी है, ये मेरे पास इसका डिके फैक्टर है. एंड व्हाट इज़ द डिके कांस्टेंट इन दिस थिंग? ए डिफाइंस कि इसने कितनी शार्पली डिके करना है. एक्सपोनेंशियल की पावर को, एक्सपोनेंशियल कितना स्ट्रांग होता है उसको उसका एक्सपोनेंट ए हैंडल कर रहा होता है, उसका कोफिशिएंट हैंडल कर रहा होता है, राइट. सो ए इज़ द डैम्पिंग कांस्टेंट. ए इज़ द damping constant, f is the natural frequency, and x naught is the peak amplitude, and x at any given time will give you the value of the delta x at any given point. ये काम मैंने क्यों किया? क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने उठाई हुई है, ये वाली, आई नीड टू नो कि डेल्टा एक्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या है एंड वाई इज़ इट हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है. सो अब लेट्स यूज़ दोज इक्वेशंस जो कि अभी हमने क्रिएट की हैं और हम देखते हैं उसमें वाइब्रेशंस के क्या इफेक्ट आते हैं. एक्सेलरेशन एट एनी गिवन टाइम ए ऑफ टी इज़ नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी. एक्स था ना, इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन तक ले आया हूँ, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक ले आया हूँ, ठीक है. सो दिस इज़ एक्सेलरेशन जो कि मेरे पास आ रही है. और इस एक्सेलरेशन में मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ? मैं वाइब्रेशन देखना चाह रहा हूँ. वाइब्रेशन इज़ नथिंग बट द एक्सेलरेशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है जी. सो दिस विल गिव मी दी वाइब्रेशन इफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, राइट. और अगर मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ और इससे वापस रिवर्स जाने की कोशिश करूँ, तो आई विल सी दैट डेल्टा एक्स इज़ इक्वल्स टू एम एक्स नॉट ओवर के इंटू ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी. ये काम क्यों किया बताता हूँ मैं. हम देखना ये चाह रहे थे कि मेरे पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनके साथ मैं ऑपरेट कर सकता हूँ. बुक वाले ने कुछ इस तरह किया कि बुक वाले ने इसका और इसका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस के ऊपर ग्राफ प्लॉट किए हैं, ठीक है. और वो ग्राफ कुछ यहाँ पर इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं. डेल्टा एक्स एंड फ्रीक्वेंसी, डेल्टा एक्स एंड फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी. अच्छा, उस पर वो दिखाना ये चाह रहा है, उसने 3 फ्रीक्वेंसी के केसेस लिए हैं. वन इज़ द फ्रीक्वेंसी जो कि मैंने अप्लाई किया, दैट इज़ लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है. एंड द अदर वन इज़ द फ्रीक्वेंसी दैट इज़ ग्रेटर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. उसने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं, 0.5 एक्स नॉट, 1.5 एक्स नॉट, कहाँ तक ये पीक वैल्यूज़ जा रही हैं. सो यू कम अप विद 2 to 3 rules. Number 1 rule is you always operate below. If इसकी वर्किंग कंडीशंस निकालना चाह रहा हूँ. नंबर 1 is operate below natural frequency. कितना below? The thumb rule is 1.25 times less than the natural frequency. And on the higher side, it should be greater than 2.5 times the natural frequency. लेकिन we have a problem on the higher side. Problem on the higher side is that it will no longer give you the value of the displacement or anything like this. It will turn into the amplitude teller of the vibration. It will start to tell you the amplitude of the vibration, ठीक है जी. ये आपको
उसकी वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड की तरफ चला जाएगा. सो दिस इज़ प्रीटी मच इट ऑन दिस फ्रंट, राइट. इसमें मैंने LDVT को एज आ वो यूज़ किया है. व्हाट अबाउट मैं LDVT के प्लेटफॉर्म के अंदर ही मोशन को इन्वॉल्व कर लूँ, जिस तरीके से यहाँ पर इसने किया हुआ है, राइट. कहने का मतलब ये कि ऑल इट्स अ सेम प्रिंसिपल एज अ स्प्रिंग मैस सिस्टम. उसके साथ आप कोई सा भी डिस्प्लेसमेंट डिटेक्शन सिस्टम यूज़ कर लें, आप LVDT लगा लें, पोटेंशियोमीट्रिक इफेक्ट ले लें, जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंसर के ऊपर, एंड दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इन सारों से. and that is piezoelectric method. Piezoelectric method क्या चीज़ है? Piezoelectric method कुछ इस तरह की चीज़ है. मैं जूम कर सकता हूँ, लेट मी सी, अगर मैं इसे जूम इन कर लूँ. अच्छा जी, what is a piezoelectric thing? Well, I have a crystal right here. ठीक है जी, ये मेरे पास क्रिस्टलाइन मटेरियल है और मेरे पास ये आउटर हाउसिंग बनी हुई है. ये जो क्लिप लगा हुआ है, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट. ये एक राउंड क्लिप, एक स्प्रिंग यहाँ पर इन्होंने अटैच किया हुआ. इसका क्या मतलब है? इसने जो है पुश किया हुआ है नीचे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर, और ये जो बीच में फिलिंग आई हुई है दैट इज़ साइज्मिक मास. अच्छा, अब इफ़ आई ग्रैब दिस थिंग और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह ऊपर और नीचे मूव करूं, तो ये जो साइज्मिक वेट है ये थोड़ा सा इधर को जाएगा और फिर वापस नीचे को आएगा, विच मीन्स कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के ऊपर वेट या फोर्स चेंज होगी, क्रिस्टल के ऊपर फोर्स चेंज होगी. And we know that crystals, certain type of crystals under force और under pressure exhibit different properties. और उन properties में से एक property ये है कि some crystals tend to oscillate, frequency produce करना शुरू कर देते हैं with the change in frequency, and some start to produce micro voltages on the crystal itself. So हम by the change in this pattern, जो कि फोर्स मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्स इज़ व्हाट, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, वही चीज़ है, ठीक है. बाय अप्लाइंग द फोर्स और एक्सेलरेशन टू दिस बॉडी, इट विल प्रोड्यूस सम ऑसिलेशंस और सम वोल्टेज. वो वोल्टेज और वो एक्सेलरेशन में मेजर करता हूँ, एंड हेंस इट गिव्स मी द वैल्यू दैट वी आर इंटरेस्टेड इन. इनडायरेक्टली आप एक्सेलरेशन को रिलेट करवा रहे होते हो द फ्रिक्वेंसी और द वोल्टेज जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है. अगेन एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास. नाउ वी हैव द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इंटीग्रेटिंग एंड यू नो फॉर डेरिवेटिंग, और वहाँ से हम इसको बहुत इजीली मेजर कर लेते हैं. मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए बिकॉज ये थोड़ा सा एक लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. तो लेट्स स्टॉप एट दिस पॉइंट और मैं आगे स्टार्ट करूँगा प्रेशर सेंसर्स के ऊपर. दे आर प्रीटी मच द सेम थिंग. एंड मतलब अब क्योंकि हमने फिनोमेनास पढ़ ली हैं, हमें पता है कि फोर्स अप्लाई करने से ये चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे और डिफरेंट सेंसर्स को बनाते जाएंगे. सो एक्सेलरोमीटर्स तक इट्स डन, एंड फॉर टुडे आई डोंट हैव एनी असाइनमेंट फॉर यू. जैसे ये अगला लेक्चर कंप्लीट होता है तो फिर मैं उसके अंदर इसकी असाइनमेंट अपलोड करूँगा साथ, ठीक है जी. चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम.